इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा। एक प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। जी, आज का क्या उद्देश्य है आपका, जो ये प्रेस वार्ता आपने जो है जल्दी में बुलाई चौपाल में, और कार्यकर्ता भी साथ में खड़े हैं? सबसे पहले तो मैं प्रेस के बंधुओं का, आपके सभी चैनलों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस आपको दिया, उसके बावजूद भी आप उपस्थित हुए। आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस सरकार बनी है, अभी कांग्रेस सरकार का कैबिनेट का गठन नहीं हुआ, उससे पहले ही हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन डीनोटिफाइड किए हैं, जो पिछली गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी ने खोले थे। और एक कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जन विरोधी जो ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा स्टेट यूपी है, उत्तर प्रदेश है, जहां पर 400 कुछ विधायक है, 80 एमपी है। उस स्टेट में भी सरकार बदलने के बाद इतने इंस्टीट्यूशन बंद नहीं हुए जितने एक 68 विधायक और 4 एमपी की स्टेट में, बहुत छोटे स्टेट में बंद किए गए हैं। ये सारे इंस्टीट्यूशन जो खोले हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस नहीं है, ये जनता के हित के लिए खोले गए, जनता को फैसिलिटेट करने के लिए खोले गए हैं, जनता को उनके दरबार में सारी फैसिलिटी मिले और उसका सुविधा मिले, इसके लिए खोले गए हैं। और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि देश के नहीं, दुनिया के अंदर कोरोना काल में किस तरह से पूरी दुनिया जूझी है, उसके बावजूद भी, फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस के बावजूद भी, हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने पूरे हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में, हर कोने में, हर क्षेत्र में विकास किया था, जो कि सरकार जो कांग्रेस की बनी है, इन्होंने आते ही किसान, बागवान, गरीब, वंचित, शोषित, दूर दराज के क्षेत्र के लोग, उस सारे ही उनके सारे इंस्टीट्यूशन एक साथ बंद करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही विनती करूंगा आपके माध्यम से, और हम उनको भी विज्ञापन देंगे। जैसा मेरा क्षेत्र है, दूर दराज का क्षेत्र है, आप सब जानते हैं कि चौपाल हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा पीडब्ल्यूडी डिवीजन है। मेरे एडजॉइनिंग आप देखेंगे जुबल कोटखाई है, वहां दो पीडब्ल्यूडी डिवीजन है, जो कि सड़कें हमारे से बहुत कम है। हिमाचल में सबसे ज्यादा सड़कें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, रोडू में 2 डिवीजन है, ठियोग में 2 डिवीजन है, रामपुर में 2 डिवीजन है, जो एडजॉइनिंग में कॉन्स्टिट्यूंसी बता रहा हूं। और ये सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, उसमें सड़कें चौपाल से बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा पीडब्ल्यूडी डिवीजन चौपाल का है, जहां पर दो कॉन्स्टिट्यूंसी, इनके अगर दोनों डिवीजन की सड़कें भी इकट्ठी जोड़ी जाए, वो भी हमारे डिवीजन से कम है। और उसके बावजूद भी हमारा नेरवा का पीडब्ल्यूडी डिवीजन बंद किया है। और सबसे ज्यादा लेंथ एक छोर से दूसरे छोर के लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 250 किलोमीटर से ऊपर है। आप देखेंगे एक पीडब्ल्यूडी का एक्शन कैसे इसको कवर कर सकता है। बड़ी मुश्किल से कोरोना काल के बावजूद, फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद हमने खोला, उसका उद्घाटन किया, स्टाफ वहां लगाया, और प्रेजेंट सरकार ने उसको बंद किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सराहा में तो हमने पूरा एसडीओ भी बैठा दिया, वहां पर गाड़ियों का भी प्रावधान कर दिया, ऑफिस भी ले लिया, और भी स्टाफ मेंबर बैठ के सब डिवीजन सराहा का भी बंद किया इन्होंने, मड़ाव का सेक्शन पीडब्ल्यूडी में बंद किया इन्होंने, बलगार का सेक्शन बंद किया इन्होंने। और हेल्थ इंस्टीट्यूशन, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी आई है कि दूर दराज के क्षेत्र में हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना बहुत मैंडेटरी सरकार का दायित्व है। पर ऐसी सरकार तो पहली बारी बनी है कि जो हेल्थ की इंस्टीट्यूशन भी, मतलब जिस तरह से इन्होंने बंद की है। और आप देख रहे होंगे कोठी एनोग है कुपी में, वो पीएससी भी इन्होंने बंद कर दी। छैला में हमारा कम्युनिटी सेंटर था। आप देखते होंगे कि रोड हेड में, रोडू से लेकर ठियोग तक कोई भी बीच में हॉस्पिटल नहीं था। कम्युनिटी 30 बेडेड इसलिए बनाया था कि वहां एक्सीडेंट के बहुत सारे रोड में एक्सीडेंट होते थे, इसलिए 30 बेडेड हॉस्पिटल बनाया था। और उसकी कैबिनेट से अप्रूवल पहले है,
कैबिनेट अप्रूवल पहले है और नोटिफिकेशन बाद में निकली है, और पर फिर भी वो भी उन्होंने बंद कर दिए है, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हम सब के लिए। और इन्होंने हमारे चौपाल का एक, आप हैरान रहेंगे, आयुर्वेदा हमने हॉस्पिटल की अनाउंसमेंट कराई थी, पर जब पूरी जानकारी पता लगी कि यहाँ तो डिस्पेंसरी भी नहीं है आयुर्वेदा की, हेडक्वार्टर है हमारा, सबसे पुराना शहर है चौपाल में, हमने यहाँ डिस्पेंसरी और डॉक्टर बैठा दिया था, वो भी इन्होंने पिछली कल आयुर्वेदा की डिस्पेंसरी भी बंद कर दी है। और भी हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इन्होंने बंद किए हैं। और मैं आपके माध्यम से, और आज हम एसडीएम साहब को भी विज्ञापन देंगे, जो जिसको हम माने जो हमारे राज्यपाल है उनके लिए हमने दिया है, और हम पर्सनली भी सबसे मिलेंगे और अगली लड़ाई भी लड़ेंगे। और हमारे पास ऑनरेबल हाई कोर्ट भी अभी दरवाजे खुले हैं, वहां भी हम चौपाल की लड़ाई हम पूरी तरह से लड़ेंगे और दमदार तरीके से लड़ेंगे। और जितने भी इंस्टीट्यूशन हमारे बंद किए हैं इनको सबको खोलने के लिए हम सारे जो भी हमारे पास सोर्सेज है उसको करेंगे। संभवतः जो जानकारी सामने आई है इसमें बजट का प्रावधान नहीं था, फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं थी, इसलिए बंद किए गए, क्या जानकारी? आपके सबके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में जो बजट पास लास्ट हुआ 22-23 का, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पास किया है। उसके हेड और फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी थी। ये फाइनेंस का जो मैटर होता है, जब कैबिनेट में चला जाता है, कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, मुख्यमंत्री के पास ही फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज है, और फाइनेंस सेक्रेटरी भी होती है, चीफ सेक्रेटरी भी होते हैं, सारे सेक्रेटरी बैठे होते हैं, और हर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बैठा होता है। आप जितने भी हमने नोटिफिकेशन कराई है, जितने भी इंस्टीट्यूशन चौपाल में खुले हैं, सारे फाइनेंस में फाइल लेके फिर कैबिनेट में गई है, सारी फाइलें कैबिनेट से फिर अप्रूवल हुई है। इसका कोई मीनिंग, जब फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूवल कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर मुख्यमंत्री ने अप्रूवल कर दी, कैबिनेट से अप्रूवल होगी, नोटिफिकेशन होगी, वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारा हर चीज का प्रावधान सरकार करी। अब मैं आपको दूसरे एंगल से भी आपको कहना चाहूंगा, अभी जो प्रेजेंट सरकार है इन्होंने भी ओपीएस लागू करना है, महिला को 1500 का प्रावधान करना है। क्या ये बजट प्रोविजन में था जो हमने 22-23 में अप्रूव किया था? नहीं था। वो भी ये भी करेंगे ये भी उसी एंगल से करेंगे जिस एंगल से हमने किया, जिस तरीके से हमने किया था। ये कोई किसी पार्टी के ऑफिस नहीं बंद किए, इन्होंने जनता के ऑफिस बंद किए हैं, और जनता को इसकी इतनी तकलीफ है जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन के लिए। मैं आपको एक किरण की बात बताता हूं, जिनको 40 किलोमीटर एक इंजेक्शन के लिए जाना पड़ता है। आप धारचंदा में 40 किलोमीटर कुपी पहुंचना पड़ता है उनको। उनकी दर्द को सरकार ने नहीं देखा है। इतने दूर दराज के क्षेत्र के लोग एक इंजेक्शन के लिए 40-40 किलोमीटर, बुखार की मेडिसिन के लिए 40 किलोमीटर जा रहे हैं। ये मतलब बहुत ही एक दर्द वाला डिसीजन सरकार ने दिया है। जो बजट प्रोविजन है, मैं कुछ मित्र बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है, कुछ मित्र बोल रहे हैं कि बजट प्रोविजन नहीं है। जिस कैबिनेट में मुख्यमंत्री बैठ जाए, फाइनेंस मिनिस्टर बैठ जाए, अगर उनकी कॉन्फ्रेंस हो गई तो सब बजट प्रावधान उसी में ही निकलेगा। जैसे कि आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री क्वारंटाइन है इस वक्त, जो है वो हिमाचल प्रदेश के जितने भी आदेश है, जो भी डायरेक्शंस है, वो दिल्ली से ही कर रहे हैं, और अभी सरकार बैठी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को ये क्यों लगा कि अभी जब तक के सरकार भी शुरू नहीं हुई, और जैसे कि मुख्यमंत्री ने ये बात कही है बार बार, अपने प्रेस रिलीज में भी कही है और उन्होंने अपनी बाइट में भी कही है कि जहां पर जो चीज़ें ज़रूरी होगी उसको जो है रिवाइव किया जाएगा और वो बंद नहीं की जाएगी। जैसे कि आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री जो है आम लोगों में से हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है और आपको क्या विश्वास है सरकार पर? ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। जो प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री बने हैं वो आम परिवार के से उठकर इस स्टेज तक पहुंचे हैं, और हिमाचल प्रदेश की जनता को उनसे बहुत विश्वास था। पर जो इर्द गिर्द उनके कुछ लोग बैठे हैं जो जनहित के काम उनसे नहीं करा रहे हैं,
वो चाहते हैं कि इनको जल्दी साइडलाइन किया जाए। वो उनसे ये गलत काम करा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनती करना चाहता हूं कि जनहित की जितनी भी योजनाएं हैं, जनहित के जितने भी कार्य हैं, इसमें आप बाधक ना बने और आप और खोलें इसको। ऐसे कोरोना काल में हमने खोले हैं जब सैलरी भी इंप्लॉइजों को देने को दिक्कत थी, फाइनेंशियली प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में बहुत क्राइसिस थे। उस स्टेज में हमने खोले। आज तो सब ठीक चला हुआ है, रेवेन्यू ठीक आ रहा है, सब कुछ। अब आज इस डेट में आप इसको जो बंद कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और बहुत सारी बातें आपने और भी कही कि कैबिनेट, आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बारी हो रहा है कि अभी तक कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं हुई है, और उससे पहले ही इन्होंने जो कैबिनेट के डिसीजन है उसको रिवोक करने और उसको डीनोटिफाइड करने शुरू कर दिए है। ये भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये विनती करना चाहता हूं कि अधिकारी मैंने बहुत सरकारों में देखे हैं, हर सरकार में अधिकारी सरकार की बात ही करते हैं, सरकार को खुश करने की बात करते हैं, और सरकार को खुश करने के चक्कर में जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। ये अन्याय ना हो, इसके लिए आपको सचेत रहना चाहिए। और मेरी विनती है, जैसे चौपाल जैसा दूर दराज का क्षेत्र है, उसके साथ पहले भी बहुत बड़ा अन्याय बहुत बारी हुए हैं। पिछली बारी आप देखो, पॉलिटेक्निक कॉलेज डीनोटिफाइड चौपाल में हुआ है, और उससे पहले 66 kV का काम पिछली गवर्नमेंट में बिल्कुल नहीं होने दिया, एफसी केस ही क्लियर नहीं होने दिया। बहुत सारी चौपाल की जनता जूझी है बहुत सारी काम इससे, और चौपाल बहुत दूर दराज का क्षेत्र है। यहाँ की दर्द, यहाँ की आवाज, यहाँ की मतलब मुसीबतें आप सभी सरकारों को समझनी चाहिए। सरकार सबकी होती है, किसी पार्टी की नहीं होती, किसी जाति या धर्म की नहीं होती, और ये ऑफिस भी किसी पार्टी या जाति धर्म के नहीं है। इन्होंने तो ऐसे बंद किए, लगता है कि बीजेपी के कोई पार्टी के ऑफिस खुले होंगे, फटाफट दनादन ये बंद किए हैं। ये जनता के लिए ऑफिस सुविधाएं दी थी, जनता के लिए है, और सरकार भी जनता के लिए चुनी जाती है। सरकार का कोई भी देश के अंदर, चाहे राजे राणे थे, कोई भी सरकारें आई, इससे पहले कोई भी रहे, मुगल रहे, सभी चाहते हैं कि सुविधाओं का जनता को सुविधाएं दी जाए। पहली बार ही हो रहा है कि इस तरह से इतने बड़े इसमें सुविधाएं छीनी जा रही है। जी, कांग्रेस पार्टी ने एक बात और बोली है। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि जब सरकार बनी तो ठाकुर जयराम को समय दिया कांग्रेस पार्टी ने कि ये नए व्यक्ति है, इनको समय दिया जाए। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर जो है कांग्रेस पार्टी ने अफसोस जाहिर किया है कि इन्होंने 3 दिन भी नहीं दिए। आपके भी आज जो है संगठन के लोग समस्या को लेकर चौपाल आए हैं, तो आप क्या समय नहीं दे सकते हैं क्या सरकार को, कि वेट कर लेते 5-7 महीना, उनको देखते कि किस तरह से सरकार चले? आपका इस पर क्या मानना है? उनका ये तर्क सही है या वो गलत बता रहे हैं? आप आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी 2017 में मुख्यमंत्री बने, आप पूरा रिकॉर्ड निकालें, कोई भी डीनोटिफाइड एक भी इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर 6 महीने के अंदर कोई हुआ हो, इन्होंने तो अभी हमारी विधायकों की और कांग्रेस के विधायकों की ओथ भी नहीं हुई। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने लोगों के आशीर्वाद और लोगों ने रिसेप्शन करनी थी। ऐसा नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में ये सब जगह डीनोटिफाइड हुए हैं। इन्होंने सीधा फार्मूला 1 अप्रैल 2022 से लगाया, उसके बाद जितने भी नोटिफाइड हुए हैं उनको सबको डीनोटिफाइड किया है। इसमें सबको मुसीबत आने वाली है। जनता देखती है, समझती है, और जब निर्णय लेती है तो वो बहुत खतरनाक निर्णय लेती है। और जैसे आपने कहा कि हम सिर्फ आगाह कर रहे हैं, अभी हम कोई ऐसा नहीं है कि हमारा मकसद ये है कि हम कोई ट्रैफिक बंद करेंगे, जनता को असुविधा देंगे, सरकार को हम कोई ज्यादा मुसीबत में डालेंगे। अभी तो हम सिर्फ हम एक गवर्नर साहब को मेमोरेंडम भेज रहे हैं, मतलब विज्ञापन भेज रहे हैं कि हमारे ये मुसीबतें हैं, ये डीनोटिफाइड हुए हैं, इसके लिए आप सरकार को बताएं कि दूरदराज के क्षेत्र में ऐसा काम ना करें। विधायक साहब, ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है। जब आपकी सरकार आई थी 2017 में, अगर उस समय का आप रिकॉर्ड उठाए तो उसमें भी डीनोटिफाई हुए थे। 2017 में जो हमारी सरकार आई थी उस टाइम भी आप रिकॉर्ड देखो, सारा रिकॉर्ड मांगो,
6 महीने के अंदर कोई भी डी नोटिफाइड नहीं होती। और मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे चुनाव क्षेत्र में 3 पीएससी सिर्फ डी नोटिफाइड हुई थी। और आप पूरा रिकॉर्ड निकालें, 3 पीएससीयां डी नोटिफाइड हुई थी। उसमें एक पीएससी धारचन्ना थी, दूसरी किरण की थी, तीसरी थी खून नेवल की थी। 3 पीएससी हुई थी। वो कौन सी पीएससी हुई थी, मैं आपके माध्यम से सारा रिकॉर्ड लाया हूं। 5 अक्टूबर को जिसका उद्घाटन कर दिया, जिसका ऑनलाइन तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कुपी में उसके फटे लग गए 5 अक्टूबर को, पर उसकी नोटिफिकेशन नहीं थी, वो सारा फ्रॉड धंधा था। और फिर उसके बाद 11 तारीख की नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, नोटिफिकेशन भी साथ लाया हूं, पत्थर का भी आपको नाम और डेट वो भी साथ लाया हूं, मैं सारे रिकॉर्ड लाया हूं। और आप देखेंगे, हैरान रहेंगे कि किस तरह से उस टाइम लोगों के साथ चीटिंग हुई थी। पर हमारी जो नोटिफिकेशन हैं, हमारी नोटिफिकेशन कोई ऐसी नहीं है कि नोटिफिकेशन बाद में हुई और हमने उद्घाटन पहले किया हो उसका। आप पूरा रिकॉर्ड निकालें, और कैबिनेट से हमारी सारी नोटिफिकेशनें, फाइनेंस से सारी फाइलें हुई है। इसकी लड़ाई देखो, हम सारी लड़ाई जनता के हित में पहले हम हर स्टेप में लड़ेंगे, और बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट हमारे लिए खुला है, और लास्ट में हम हाई कोर्ट जाएंगे। एक सवाल जरूर रहेगा, हालांकि आज के इस मुद्दे से जुड़ा नहीं है, लेकिन आप चौपाल के विधायक है, आपकी रहनुमाई में यहाँ पर अभी 66 केवीए बना, जमीनी स्तर पर वो कहीं नजर नहीं आ रहा, ना तो उसका कोई वोल्टेज में लोगों को बेनिफिट मिल रहा, और ना ही कटों से अभी भी कट लग रहे हैं। तो ये क्या है, अभी तक सिर्फ ये फट्टा लगा है या कार्य करना शुरू कर दिया जी? 66 केवीए का आपको सारी जानकारी है कि पिछली 5 साल में इसमें कोई काम नहीं करने दिया। इस सरकार में हमने, बीच में कोरोना भी आया, उसके बावजूद भी हमने एफसी केस लिया, इसके 14 करोड़ जमा कराए, और इसमें 75 करोड़ के करीब खर्चे। जिस दिन मैं उद्घाटन 66 केवी का सब स्टेशन का किया था, उस दिन बहुत सारे लोगों ने बहुत क्रिटिसिज्म किया था। उन मित्रों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर वो मैं उस टाइम छोड़ देता तो ये 66 केवी के काम 2-3 साल 4 साल और लग जाता, क्योंकि ये सारा सेंटर से पैसा इसका जो हमने लिया है, और सारा सेंटर से पैसा लिया है। और 66 केवीए हमने सब स्टेशन भी और 66 केवी की लाइन भी दोनों अब प्रॉपरली चालू हो गई है। आज बिजली चौपाल में 66 केवी से चल रही है। अगर आंधी तूफान बर्फ भी आ जाएगी, चौपाल की बिजली नहीं बंद होगी। वो और कारण होते हैं कि कोई बिजली पीछे से भी बहुत, कई बारी शिमला में भी बिजली कम हो जाती है, और शिमला से आगे बहुत सारी लाइन, बहुत लंबी लाइन है। पर हमारी जो सैन से लेकर 66 केवी के लिए है, वो टावर लाइन है, उसमें ना आंधी से कोई फर्क पड़ने वाला, ना तूफान से, ना बर्फ से पड़ने वाला। दूसरी, आपने जो वोल्टेज की बात की है, आपको जानकारी नहीं है इसकी। हमने जो मेन हमारा सब स्टेशन सैंज है, सैंज को भी हमने अपग्रेड किया है। सैंज में 10 करोड़ के करीब खर्च हो रहा है, और वहां पर हमने बड़े ट्रांसफार्मर जो लगा रहे हैं, बहुत बड़ा वहां काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है। और आने वाले समय में वो, जैसे ही हमारे सैंज का सब स्टेशन अपग्रेड हो जाता है, वोल्टेज की हमारी दिक्कत नहीं रहेगी जी। आने वाले समय के लिए क्या ये सबक लेना होगा इन चीज़ों से, जिस तरह से डिनोटिफाई की है सरकार ने स्कीमें, तो क्या आखिरी साल के लिए रखे जाते हैं? आने वाले समय में क्या इस तरह से होगा कि शुरू के 2-3 सालों में जो उद्घाटन या नए काम शुरू किए जाए, और ताकि इस तरह की संभावनाएं कम से कम रहेगी, अगली सरकार जो इसको डिनोटिफाई करे? नहीं, ऐसा असलियत में इस बारी जो ये सारा हुआ है, बीच में 3 साल कोरोना आया। कोरोना में आप देखते होंगे कि कोरोना में तो भाई से भाई नहीं मिल सकता था। फाइनेंशियल क्या क्राइसिस आए आप सोच नहीं सकते। एमएलए की तो सैलरी भी बंद की, बड़ी मुश्किल से स्टाफ वालों को पेंशन, सैलरी और वेलफेयर जिनकी पेंशनें थी उनको दी। और इस वजह से जो डेवलपमेंट की दृष्टि से सारे कार्य थे, वो बाद में मार्च के बाद जो कोरोना कम हुआ 2022 में, उसके बाद ये डेवलपमेंट के कार्य स्पीड अप किए गए थे। ये बात 100% सही है कि आने वाले समय में, वैसे हमने बहुत सारे कार्य उससे पहले किए। एसडीएम ऑफिस कुपी का उससे पहले खोला हमने, बहुत सारी नगर पंचायत नेरवा में की, चौपाल नेरवा के हॉस्पिटल अपग्रेड किए, बहुत सारी पीएससी हमने उससे पहले की, सीनियर सेकेंडरी स्कूल किए, बहुत सारी डेवलपमेंट उससे पहले भी हमने इंप्लीमेंट की है। पर मैं जो अभी डी नोटिफाई हुए हैं, हम पूरा विश्वास रखते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट
चौपाल की जनता की दर्द को समझेंगे और ये इसमें हमें अवश्य स्टे मिलेगा। जी, आने वाले 5 वर्षों में आपको चौपाल में विपक्ष में बैठना पड़ेगा और विकास को इस दौरान किस दृष्टि से आप देखते हैं, क्योंकि बहुत से कार्य जो डिनोटिफाई भी हुए हैं और नए जो काम है जो डिमांड्स है क्षेत्र में उसको किस तरह से फलीभूत किया जाएगा? बड़े कार्य तो एमएलए प्रायोरिटी में ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि जहां विपक्ष का एमएलए होता है वहां कोई कार्य नहीं होते। जितनी भी एमएलए प्रायोरिटी है, सड़क की है, पानी की है, स्वास्थ्य की बिल्डिंगें है, स्कूल की बिल्डिंगें हैं और हमारे इलेक्ट्रिसिटी में है, वो आप सब जानते हैं कि विधायक प्राथमिकता की मीटिंग होती है जिसमें सारे मंत्री, चीफ मिनिस्टर बैठे होते हैं। उसमें परफॉर्मा विधायकों को दिया जाता है। वो विधायक प्रायोरिटी सारी स्कीमों की डालते हैं, वही बजट में पास होता है, वही विधानसभा में जाता है। वही जैसे 49,000 करोड़, ऐसा नहीं जो 49,000 करोड़ अभी पास हुआ था, सिर्फ जो 22-23 का हुआ था सिर्फ वो बीजेपी का ही हुआ था, सिर्फ बीजेपी के एमएलए का हुआ था। उसमें कांग्रेस के एमएलए ने भी सबने दिया हुआ था, कांग्रेस के एमएलए ने भी प्रायोरिटी दी हुई थी। सबका बजट वो बनता है। इस देश में डेमोक्रेसी सेटअप है, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही विधानसभा के अंदर बैठते हैं, वही बजट का प्रावधान करते हैं, वही बजट को दिलाते हैं। बड़े जो स्कीमें हैं वो एमएलए प्रायोरिटी से ही होनी है। एमएलए के पास एमएलए प्रायोरिटी है, एमएलए फंड है, डिस्क्रिप्शन है। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष के अनुरोध जी थे, उनके काम अगर किसी मंत्री के पास या मुख्यमंत्री के पास जाएंगे तो उनके काम नहीं होंगे, सबके काम होते हैं। जी, इस और बार सर ये बात ठीक है, जहां सत्ता के लोग होते हैं, सत्ता के लोगों का काम ज्यादा होता है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं भी विपक्ष के लोगों का 0% होगा, काम होंगे। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा आदेश पास किया है कि ट्रांसफर्स नहीं होगी और उन्होंने जो है करीब 2000 ट्रांसफर्स जो है सारी पेंड कर दी और यहाँ तक कि वो आदेश कर दिए कि वो निरस्त करी है जो पेंडिंग थी। आप इसको कितना सही मानते हैं और क्या कर्मचारियों के ऊपर ये डंडा चलना चाहिए और आपकी उनके प्रति किस तरह की सुरक्षा रहेगी एज विधायक? आप सब जानते हैं, मेरे को 10 साल विधायक बन के हुए, सब सरकारों में मैं विधायक रहा। एक आदमी कोई चौपाल का बोले सामने से कि मेरी ट्रांसफर की, मैंने बदले की भावना से कोई ट्रांसफर नहीं किए, ना मैं बदले की भावना से कोई कार्य करता। एक आदमी चौपाल का मेरे सामने से बात करे कि मैंने बलवीर सिंह वर्मा ने सरकारें भी बदली, सब सरकारों में मैं ताकतवर था और एक भी ट्रांसफर मैंने पॉलिटिकल किसी को भी विक्टिमाइज नहीं किया, पॉलिटिकली किसी को भी तंग नहीं किया। और आप देखते होंगे ये जो डी नोटिफाइड हुए हैं, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, डी नोटिफाइड हुए हैं, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। एक आदमी बाहर होना, इसको रोको। डी नोटिफाइड जो हुए हैं वो एक भी ऐसे सब जगह ऐसे स्टेशन हैं, जैसे आप देखते होंगे, आप किरण की देखो, मेरे को तीनों इलेक्शन में लीड नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल। और धारचंदा की देखो, तीनों इलेक्शन में लीड नहीं मिली। मैंने फिर भी पीएससी खोली। नेरुआ में तीनों इलेक्शन में मेरे को लीड नहीं मिली। इस निर्णय को कितना सही मानते सर? पीडब्ल्यूडी डिवीजन इस निर्णय को कितना सही मानते? नेरुआ में हॉस्पिटल बनाए, हॉस्पिटल अपग्रेड किए, वहां नगर पंचायत बनाई, बहुत सारे हमें गैस एजेंसी नेरुआ में दी, बहुत सारे कार्य किए हमने। हम पॉलिटिकली किसी को भी तंग नहीं करती। मेरी विनती है सबसे कि सरकार आती भी है, जाती भी है, नेता परमानेंट धरती पर कोई नहीं रहता है, पर नेता जो ताकतवर बने इसका मतलब ये नहीं कि वो जनता को तंग करे। इसका मतलब ये होता है जो ताकतवर है जनता की सेवा करे, जनता की डेवलपमेंट करे, वो ताकतवर माना जाता है। वो ताकतवर नहीं माना जाता कि वो नेता ही नहीं है जो क्रूरता करे, जो क्रूर हो और क्रूरता करे, जनता को हताश करे, जनता को हरास करे, वो नेता ही नहीं है। नेता वो होता है जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे, जनता के लिए जूझे, जनता के लिए काम करे। और जनता जो नेता सरकार बनती है वो सबकी होती है, ऐसा नहीं होता। ये बात ठीक है कि सरकार अपने आदमी का काम ज्यादा करे, पर ये बात भी गलत है कि दूसरे आदमी को तंग करे। सरकारें आती है, बदलती है, जाती है। इसमें मैं आपको आज आश्वासन देता हूं, मैं जब तक राजनीति में रहूंगा अपने जीवन में कभी भी बदले की भावना से कोई कार्य नहीं कर सकता। जी, आपने लीड का जिक्र किया सर, इस बार आपको ओल्ड चौपाल से भी लीड मिली है, तो इसमें इस तरह से जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है? क्योंकि पहली बार आपको ओल्ड चौपाल से जो है लीड मिली है और जीत मिली है एक साथ से। इसमें जितनी भी मैंने पहले भी बहुत कोशिश की है,
आपको मैं जानकारी के लिए दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, जिसमें पैसा आया हुआ है, जिस सड़कों में पैसा पानी की लिफ्टों के लिए, पानी के लिए 200 करोड़ के करीब है, सड़कों के लिए 300 करोड़ के करीब है। एमएलए प्रायोरिटी में अभी भी यहाँ चौपाल में 100 करोड़ के करीब की एमएलए प्रायोरिटी के काम शुरू है, जो कुछ काम चले हुए हैं, कुछ धीमी गति से है, इसको भी स्पीड अप करेंगे। ये बहुत सारे कार्य एमएलए प्रायोरिटी से हुए हैं। और आपने एक इस बात का आश्वासन रखना, विकास की गति हम बिल्कुल नहीं रुकने देंगे। हम हर माध्यम से बात करेंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे, अधिकारियों से भी विनती करेंगे कि विकास के कार्य में कोई अधिकारी अड़ंगा ना डाले, कोई अधिकारी बदले की भावना से काम ना करे। चौपाल की जनता, 1 लाख जनता, ये सबकी है। ऐसा नहीं कि किसी को और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ मित्र लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी डिवीजन में हम ये करेंगे, आईपीएच डिवीजन में इतने टेंडर लगाएंगे, इतने अपने आदमी को। जब तक बलबीर सिंह वर्मा विधायक है, किसी की भी गलत काम करने की हिम्मत नहीं है, ना गलत काम होने देंगे। हम वो विधायक है जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन के डिवीजन में अंदर ऑफिस में जाके सारा पूछेंगे उनसे कि क्या गलत काम किया है। आईपीएच में पूछेंगे, सब जगह पूछेंगे। हमने पारदर्शिता के साथ काम किया है। ईश्वर और देवी देवता साक्षी है। मतलब मैं असलियत में आपको बता रहा हूं कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए हमने कोई भी 1 रुपए का बेनिफिट सरकार की एजेंसी से नहीं लिया है, ना जीवन में लेंगे। उससे बेटर तो हम मरना पसंद करेंगे। जनता का पैसा है ये। कुछ लोग जो योजना बना रहे हैं कि सरकार की तिजोरी को लूटेंगे, वो हम सरकार की तिजोरी को नहीं लूटने देंगे। जी, एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे जरूर रहेगा, चौपाल की जनता से और आम जनता से जुड़ा सवाल है। कोरोना ने वापसी की है, आप देख रहे हैं पूरे विदेशों में, चाइना, जापान और भारत में भी अलर्ट कर दिया गया। किस तरह की तैयारियां आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी से इसके लिए करनी शुरू की गई है? ये बहुत ही दुखद समाचार पूरे विश्व में जा रहा है कि कोरोना वापसी कर रहा है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर भी सभी प्रदेशों को एक गाइडलाइंस इशू की है कि आप अपने क्षेत्र में गांव स्तर तक ये व्यवस्था रखें कि अगर कोरोना ज्यादा हिंदुस्तान में फैलता है, सारी सुविधा गांव स्तर तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था की है। और इसमें मैं समझता हूं कि पिछली गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं की है और आने वाले समय में, जैसे पहले हमारे ऊपर एकदम ऐसी दिक्कत हुई थी, आने वाले समय में ऐसी दिक्कतें नहीं होगी। बहुत सारी कोरोना के लिए हमने बहुत सारे इंतजाम किए हुए हैं। हॉस्पिटल की बिल्डिंगें बहुत सारी बन गई हैं और आने वाले समय में इसमें हमने चौपाल में भी सारी व्यवस्था हम करेंगे। और इसके लिए हम जैसे ही कैबिनेट बनती है और हेल्थ मिनिस्टर कौन बनते हैं, उनसे मिलकर चौपाल के लिए हम हेल्थ की दृष्टि से उनसे मिलेंगे। विधायक जी, भर्ती को लेकर यहाँ पे सवाल आ रहा है, जो आपके कार्यकाल में भी मल्टीटास्क की भर्ती हुई थी, बात करेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग की, वहीं बात करेंगे अन्य विभाग की। सर, वो सभी उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो वो भी रद्द हो जाएगी। सर, इस पे क्या कहना रहेगा? जो एम्प्लॉयमेंट मिला गया वो कैंसिल होगा सर, कि उनको नहीं निकाला जाएगा? पीडब्ल्यूडी विभाग में जो भर्ती हुई है, एक आदमी सामने से ये बताए जिसके नंबर ज्यादा थे वो नहीं लगा, जिसके कम थे वो लगा। एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से लगे। और आप इसमें देखो, एससी के सबसे ज्यादा लगे, एससी और गरीब लोग सबसे ज्यादा लगे इसमें। और मैं आपके माध्यम से उन सबको एक आश्वासन देना चाहता हूं, जितनी भी एम्प्लॉयमेंट मेरे कार्यकाल में हुई है, आप निश्चिंत रहें। मैं आपके लिए हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट से स्टे लाऊंगा, आपको एक को भी नहीं निकालने दूंगा, ये आपने विश्वास रखना। बिल्कुल। आपके क्षेत्र में जो स्वास्थ्य के केंद्र डिनोटिफाई हुए हैं, अगर कोरोना एक बार दोबारा से दस्तक देता है तो वहाँ क्या इंतजाम रहेंगे आपके? उसके लिए भी हम आने वाले समय में काम कर रहे हैं और इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो डीनोटिफाइड हुए हैं, इसे हम विधिवत पहले स्टेप बाय स्टेप सबसे मिलेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ऑनरेबल हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, वहां जाकर हम इसके लिए कुछ ना कुछ हाई कोर्ट जाएंगे। थैंक यू, आपने समय दिया। एक और आज आपसे विनती है कि हमने विज्ञापन देने जाना है, तो आप भी जरूर। जी जी। तो ये थे हमारे साथ चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा जी, और ये एक तमाम चर्चा के साथ जो है हमने आप तक ये सारी रिपोर्ट पहुंचाने का प्रयास किया, और नई अपडेट के साथ फिर लौटते हैं। नमस्कार, जय हिंद।